नमस्कार, वेलकम टू BFG अभिपूर्व। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब कुशल मंगल होगा। आज की कहानी शायद भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक। ये कहानी सिर्फ बैंक रॉबरी की नहीं बल्कि पुलिस के तफ्तीश की कहानी है कि कैसे अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को कब्र से भी ढूंढ कर बाहर निकालना है। इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब लगता है कि शायद ये केस अनसॉल्व ही रह जाएगा, एक मिस्ट्री बन करके रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों ने पुलिस को गुमराह किया वो अपने आप में एक मिसाल था। लेकिन कानून में एक कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उस जुर्म के वक्त कोई एक ना एक गलती ऐसी जरूर कर देता है जिससे वो अंत में पकड़ा जाता है। तो पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है दिसंबर 2007 की। केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बैंक जिसका नाम है साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक का चेलाम्बरा ब्रांच। यहां पर सिक्योरिटी बहुत कम हुआ करती थी। जिस बिल्डिंग में यह बैंक था, जस्ट बैंक के नीचे वाले फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट बहुत दिन से बंद पड़ा था। अब यह बैंक उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर यह रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट को अगर आप अच्छे से समझें तो यह रेस्टोरेंट ऐसे था कि अगर इस रेस्टोरेंट के सीलिंग से को तोड़ करके आप अगर बैंक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो आप सीधा बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होंगे। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम जो अपना नाम बाबू बताता है, वो आकर के इसी शॉप के मालिक से मिलता है और उनसे कहता है कि एक काम कीजिए, आप ये शॉप मुझे रेंट पर दे दीजिए, मैं इसमें रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूँ। तो जो ओनर रहता है उसका वो भी मान जाता है और उसके कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह लेकर, कुछ पैसे लेकर उसे वो शॉप जो रेस्टोरेंट है उसको वो रेंट पर दे देता है। अब अगले दिन इसी व्यक्ति जो अपना नाम बाबू बताता है उसके साथ 4 लोग आते हैं इस रेस्टोरेंट में। बाबू खुद, उसके साथ शिबू, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राधा कृष्ण और राधा कृष्ण की वाइफ। ये चारों लोग मिलकर रेस्टोरेंट को अंडर रेनोवेशन कर देते हैं। मतलब इस रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने के लिए ये पूरा मेन गेट वगैरह सारा बंद कर देते हैं। बजाते मेन गेट पर ये भी पोस्टर लगा देते हैं कि इस रेस्टोरेंट का जो इनॉग्रेशन है वो 8 जनवरी 2008 को होगा। अब आसपास के लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और सबने यही सोचा कि चलो इतने दिनों से ये रेस्टोरेंट इतने दिन से बंद पड़ा था, इसी बहाने अब कुछ लोग वापस इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, रेस्टोरेंट भी चल जाएगा, आसपास के लोगों भी थोड़ा जो रेस्टोरेंट में जो आना जाना चाहेंगे वो भी आ जा पाएंगे। तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो बिल्कुल अनजान बेफिक्र कि आने वाले कुछ ही दिनों में यही रेस्टोरेंट जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देने जा रहा है। अब आता है 29 दिसंबर 2007। इस दिन रात को बाबू, शिबू और राधा कृष्ण ये तीनों इस रेस्टोरेंट में ही रह जाते हैं। तमाम औजार, गैस कटर, ड्रिल मशीन, इन सब के साथ में रात भर वो इसी रेस्टोरेंट के अंदर में रुकते हैं और इंतजार करते हैं रात बीतने का। अब जैसे ही रात का 1-2 बजता है, धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। ड्रिल मशीन और गैस कटर को यूज करके सीलिंग को तोड़ करके वो बैंक में दाखिल होते हैं और सुबह होते होते वो बैंक से लगभग 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश लेकर के फरार हो जाते हैं। अब सुबह होती है, सुबह 10 बजे बैंक खुलता है, बैंक के मैनेजर आते हैं, तमाम स्टाफ बैंक में आ जाते हैं। अब बैंक के जो मैनेजर हैं वो लॉकर रूम में दाखिल होते हैं। जब वो लॉकर रूम में दाखिल होते हैं वहां का नजारा देख करके उनकी चीखें निकल जाती हैं। उनकी चीखें सुन करके बाकी के जो स्टाफ थे वो भी अंदर जाते हो। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मंजर उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं। आनन फानन में पुलिस को फोन किया गया, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो वहां पे 2 चीजों में वो देखते हैं। सबसे पहला कि इस बैंक में, इस लॉकर रूम में जो भी आया है वो इसी ग्राउंड फ्लोर से आया क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा होल था। दूसरा, दीवालों पर जय माओ लिखा हुआ था। तो स्टार्टिंग में पुलिस को लगा कि ये ओपन एंड शट कैसे, और ये जो रॉबरी है ना ये माओइस्ट ने किया है।
अब अक्सर कभी आप जो माओइस्ट होते हैं वो भी इस तरह का रॉबरी करते रहते हैं, कभी उन्हें हथियार वगैरह की अगर ज़रूरत रही, फंड की ज़रूरत रही, तो इस तरह का रॉबरी वो करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक्सपर्ट्स वगैरह की राय से पुलिस को ये पता चल गया कि ये जो रॉबरी है ये माओइस्ट ने नहीं किया, क्योंकि ये उनका स्टाइल नहीं है। अगर उन्हें अपना जुर्म को कबूलना भी होता है तो वो या तो प्रेस स्टेटमेंट से या मीडिया में स्टेटमेंट देकर कबूलते हैं, इस तरीके से कहीं पे निशान नहीं छोड़ते या कहीं दीवालों पर वो नहीं लिखते हैं कि उन्होंने ये या उन्होंने कोई जुर्म किया है। तो पहला जो थ्योरी था पुलिस का, वो कुछ दिनों में जो है गलत साबित हो जाता है, वापस से पुलिस बैकफुट पे। लेकिन इधर मीडिया का प्रेशर, जो कस्टमर थे जिनका जीवन भर की पूंजी लुट चुकी थी उनका प्रेशर, तो पुलिस के ऊपर अब दबाव बहुत था। तो एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसको लीड करते हैं वही मल्लमपुर के जो एसपी होते हैं, पी विजयन। अब जब स्पेशल टीम बनाई जाती है तो सबसे पहले पुलिस अपने बेसिक्स पर वापस आती है और सबसे पहले जाकर के पूछताछ करती है इसी शॉप के, जिस शॉप के अंदर में ये रेस्टोरेंट चलता था, उसके ओनर से। तो उसका ओनर जो है वो सीधा सीधा जो भी बात था वो बताता है कि देखिए कुछ दिनों पहले एक बाबू नाम का आदमी आया, उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूँ, मैंने उसको दे दिया ये रेस्टोरेंट। फिर उससे उसका आइडेंटिटी प्रूफ, बाबू का आइडेंटिटी प्रूफ और मोबाइल नंबर लिया जाता है। जब उसको पुलिस खंगालती है तो भी जो है कुछ मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा चीज़ फेक, उसका आइडेंटिटी का कार्ड फेक, जो नंबर वो यूज़ कर रहा था वो नंबर भी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड था। तो यहाँ भी पुलिस को निराशा हाथ लगती है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अब पुलिस करे तो करेगा, क्योंकि पुलिस के पास अब एक नंबर है जो ऑफ है, आइडेंटिटी कार्ड फेक, जो नंबर है वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड। तो पुलिस और पूछताछ और तफ्तीश करती है। तो इसी बीच में पता चलता है कि इस बाबू के पास एक और फोन हुआ करता था। अब इस फोन पे जब भी उसे कोई कॉल करना होता या कोई भी फोन उसे आता तो वो दूर जाकर के बात करता था। अब यहां पर पुलिस के पास एक पहला क्लू मिला कि ये बाबू जो भी है इसके पास दो फोन हुआ करते थे। एक फोन जो नंबर ऑलरेडी पुलिस के पास है, लेकिन क्योंकि वो किसी दूसरे के नाम पे है और फिलहाल बंद है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक नंबर और, लेकिन वो नंबर क्या है ये अभी किसी को पता नहीं। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस ये सोचती है कि सबसे पहले जो बाबू का जो नंबर पुलिस के पास था वो उसको ट्रैक करती है कि पिछले एक हफ्ते में बाबू किस बाबू का जो ये नंबर है सेल लोकेशन किस किस टावर को हिट करता है। पुलिस सबसे पहले ये देखना शुरू करती है। जब पुलिस ये देखती है उसके बाद पुलिस उस रात, जिस रात ये रॉबरी हुआ, फिर ये देखती है कि उस रात कितने सारे फोन नंबर ऐसे थे जो उसी एरिया में एक्टिव थे जहां पर ये रॉबरी हुआ, बाबू के नंबर के साथ साथ। तो पता चला कि लगभग 25 लाख फोन एक्टिव थे उस एरिया में। अब 25 लाख फोन नंबर्स में से एक फोन आपको निकालना है, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग था, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है, लगी रहती है। अब इसके बाद पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि बाबू का फोन का जो लोकेशन है वो जिस भी टावर को हिट कर रहा है, सेम उसी टावर पे इन 25 लाख फोन में से कौन सा ऐसा फोन नंबर है जो बाबू के लोकेशन के सेम पैटर्न पे चल रहा है। मतलब जैसे जैसे बाबू का फोन जा रहा है वैसे वैसे ही वो नंबर भी चल रहा है। तो एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद एक नंबर पुलिस के हाथ आता है। जब उस नंबर को जब देखा गया, क्योंकि वो जो नंबर था उसकी जो मूवमेंट थी और सेल टावर की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जो बाबू का नंबर का मूवमेंट था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ कि शायद ये वही अल्टरनेट नंबर है जो बाबू यूज किया करता था। फिर जब पुलिस ये देखती है कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है तो पता चला कि ये नंबर किसी जोसेफ नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद इस नंबर के कॉल हिस्ट्री को भी देखा गया तो उससे ये पता चला गया कि इस नंबर से एक हॉस्पिटल में कॉल किया गया है। जब उस हॉस्पिटल में पुलिस कॉल करती है तो पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जोसेफ नाम का जो आदमी है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है
और 27 फरवरी 2008 को उसकी वाइफ का अपॉइंटमेंट है इसी हॉस्पिटल में। तो पुलिस को इतना क्लू मिल चुका था, अब पुलिस बिल्कुल तैयार बैठी है। और 27 फरवरी 2008 को पुलिस उसी हॉस्पिटल के आसपास फैल जाती है, बिल्कुल सिविल ड्रेस में, ताकि उस बाबू उर्फ जोसेफ को बिल्कुल भी शक ना हो कि पुलिस उसके पीछे है। और दूसरी चीज ये भी कि क्योंकि पुलिस अभी तक एक शक पर थी कि शायद ये वही नंबर है, वही अल्टरनेट नंबर है जो बाबू यूज करता था, लेकिन पुलिस के पास उसका एक चेहरा था, क्योंकि ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट का जो ओनर था, जो शॉप का ओनर था, उसने बता दिया था। तब पुलिस बिल्कुल एकदम इंतजार में है कि जोसेफ जैसे ही आएगा उसको पकड़ा जाएगा। अब उधर से जोसेफ आता है। अब जैसे ही जोसेफ आता है तो पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी कि ये जोसेफ वही बाबू है। और उधर से एक पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि चलिए बाबू अब चलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले बाबू उर्फ जोसेफ पकड़ा गया। उसके निशानदेही से बाकी के जो 3 और अपराधी थे वो भी पकड़े गए। सबको पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया। उसके बाद फिर उन्हें जेल भेजा गया। फिर धीरे धीरे मुकदमा जो है कोर्ट में गया। अब जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पुलिस ने लगभग 80% जो सोना था वो बरामद कर लिया था। कैश इन्होंने लगभग खर्च कर दिए थे, लेकिन जो सोना था ये इन्होंने, पुलिस ने 80% बरामद कर लिया। फिर धीरे धीरे इनका ट्रायल चला। 2013 में फाइनली जोसेफ, शिबू और राधा कृष्ण कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और जो राधा कृष्ण की जो वाइफ थी, क्योंकि वो डायरेक्टली इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थी और उसने सिर्फ मदद किया था इस क्राइम में, तो उसे 5 साल की सजा हुई। लेकिन 2008 से लेकर के 2013 तक राधा कृष्ण की जो वाइफ थी उसने ऑलरेडी 5 साल 1 महीना जेल में बिता लिया था। तो कोर्ट उसे छोड़ देती है, बाकी तीनों को आगे जो है और सजा के हिसाब से उन्हें फिर वापस जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया। और ये भी बताता है कि अगर सच में पुलिस चाहे तो शायद जो कहावत है कि मंदिर से एक चप्पल चोरी ना हो, ये बिल्कुल सत्य है। तो आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।